हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी हिस्ट्री का जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम टोटल 500 जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज से हम क्या करने वाले हैं, आज से हम एक दिन में केवल 20 ही क्वेश्चन देखेंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो है 500 जो है, या उससे अधिक भी हो सकता है ये, लेकिन मिनिमम हमारा जो टारगेट है 500, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। जिससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं लेके आऊँगा कुछ दिनों में। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि, एक मिनट में इसको इरेज कर दूँ। हमारा पहला सवाल है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो सही उत्तर है क्या है, ऑप्शन बी। देखिए, शेख सलीम चिश्ती के बारे में आप एक चीज़ नोट कीजिएगा। जो चिश्तिया सखा है, अ, उसके ये अंतिम उल्लेखनीय संत हैं। ठीक है, ये चिश्तिया सखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। और इनकी मकबरा की बात करें तो अब जो अकबर है उसके जीवन काल में हुई थी, इसलिए इनका जो मकबरा है फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इनसे रिलेटेड और भी यहाँ पे पॉइंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असफुद्दौला, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला, उसके बाद ऑप्शन डी है सफदरगंज। तो आपका सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1847 से 1856 तक रहा। यह अवध का जो है ना अंतिम नवाब था, और इसी के शासनकाल में जो डलहौजी है, इसने आउट स्ट्रीम के आधार पे कुछ शासन का आरोप लगा दिया इस पे, और इसको ब्रिटिश जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। कब? 1856 में। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अवध जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला, तो 1856 में। और डलहौजी ने आउट स्ट्रीम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप कब लगाया, तो 1854 में। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए फरुख सैयद, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, और ऑप्शन जो डी है मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पे देख सकते हैं जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1837 से 1857 ईस्वी तक। यह अंतिम मुगल बादशाह था, जिसका उपनाम क्या था? जफर था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, इन्हीं को अपना क्या बनाया? नेता बनाया। और कानूनी रूप से जो मुगल साम्राज्य है उसका समाप्ति कब हो गया, तो 1 नवंबर 1858 को, जब जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया है उसने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके बाद आप देखेंगे 1 नवंबर 1858 के बाद ब्रिटिश शासन के अंदर मुगल जो साम्राज्य है उसकी समाप्ति हो गई। यानी ऑफिशियली तौर पे मुगल साम्राज्य कब समाप्त हुआ, तो 1 नवंबर 1858 को। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो।
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इस स्थल को क्या कहते हैं, सिंध का बाग भी कहते हैं। और इसकी खोज कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। किसने की थी, रखाल दास बनर्जी ने। और ये किस नदी के तट पे है, तो सिंधु नदी के तट पे है। वर्तमान में ये कहाँ पे है, वर्तमान में पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका जो लरकना जिला है वहीं पे सिंधु नदी के दाहिने तट पे ये स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो यहाँ से आपको कितने पॉइंट मिल गए, अगर मृतकों का टीला पूछे तो मोहनजोदड़ो, सिंधु का बाग पूछे तो भी मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1922 ईस्वी में। किसने की थी, तो रखाल दास बनर्जी ने। ये वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत के अंदर लरकाना जिला है वहाँ पे है। और ये कहाँ, किस नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे। अगर ये पूछ ले दाएं है कि बाएं है, तो दाहिने तट पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता की सबसे जो बड़ा नगर है वो कौन है, यही है मोहनजोदड़ो। यहाँ से आपको बहुत से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगला देखते हैं, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इब्नुल अरबी, ऑप्शन बी फरीदुद्दीन अतार, ऑप्शन सी मंसूर हल्लाज, और ऑप्शन डी जलालुद्दीन रूमी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मंसूर हल्लाज। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। जो मंसूर हलाद है इसने अपने आप को पहली बार जो है ना प्रथम था जिसने अपने आप को अनहलक जो है घोषित किया था, ठीक है। और इन बुली अरबी प्रथम व्यक्ति था जिसने सूफी के जगत में वहादत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो अगर आपसे ये पूछ ले वहादत उल वजूद का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था, तो इब्नुल अरबी। किसने, इब्नुल अरबी। अगला सवाल देखते हैं, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यशोवर्मन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, एक मिनट मार्कर ले लूँ मैं, यशोवर्मन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज ये कवियों के एक समूह थे। तो आपका सही जवाब है क्या, ऑप्शन डी कृष्णदेव राज। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन। यही है अष्टदिग्गज, अलनासी पुदाना, निंदी थिमाना, मदायागरी मल्लान, धूरजती, अयल रजू रामावुदु, पिंगली सुराना सॉरी, रामराज भूषण, और तिलानी राम कृष्ण। तो ये जो आठ दिग्गज है, अष्ट दिग्गज है, किसके शासन काल के अंदर थे, तो कृष्ण देवराज के। और इनका जो शासन काल है वो कब से कब तक है, तो 1509 से 1529, सॉरी ये इनका शासन काल नहीं है। तेलुगु कवियों का जो सामूहिक शीर्षक वाला एक उनका शीर्षक का एक कवितावली है, ठीक है, जिसके अंदर कविताओं का समूह है, जिन्होंने 1509 से 1529 में अपनी मृत्यु तक विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इनका जो शासन काल है कब से कब है, 1509 से 1529 ईस्वी तक इनका शासन काल ही है, ये 1509 से 1529 तक। और ये विजयनगर साम्राज्य पे इन्होंने शासन किया था कृष्णदेव राय। और इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज सम्राट जो है वो थे, उनका नाम भी यहाँ पे दे दिया। अगर कभी मिलान के लिए पूछ ले तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और जो अष्टदिग्गज का काल है वो कब से कब तक है, 1540 ईस्वी से 1600 ईस्वी का जो काल है, इसी को अष्टदिग्गजों का काल जो है उससे प्रबंध युग के नाम से जानते हैं। बाकी इनसे जो है
और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला हमारा सवाल है क्या, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से यहाँ पे किस नाम से है, यहाँ पे किस होगा, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, किस नाम से होगा, यहाँ पे किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है वखार, ऑप्शन ए बखार, ऑप्शन बी ग्रंथ, ऑप्शन सी आगम, ऑप्शन डी निगम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आगम। यहाँ पे आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैन साहित्य आगम में निहित है, जिसका जिसमें अर्धमगधी प्राकृत भाषा में लिखे गए कई ग्रंथ है। तो जैन साहित्य को जो है ना आगम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन धर्म की जो शिक्षा है उस क्या क्या है, अहिंसा, सत्य, औचार्य, असेत, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसके बाद जो जैन सम धर्म है उसके दो संप्रदाय है, कौन कौन, श्वेतांबर और दिगंबर। तो अगर आपसे ये पूछ लें जैन धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो एक श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर है। अगर जैन धर्म की शिक्षा के बारे में बात कर ले तो आप बता सकते हैं कितने हैं, 5 हैं, अहिंसा, सत्य, औचार्य, असेत, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लॉर्ड वेलेजली, किस, यहाँ पे वेलेजली होगा, कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम जो है या पहला मराठा सरदार कौन था। वो मराठा सरदार जो एक टाइम में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना चाहता था, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिसके बाद आप देखेंगे इन्हें सहायक संधि करने की नौबत आ गई। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सी पेशवा बाजीराव द्वितीय। डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन सी। यहाँ पे आप देखेंगे बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से एक संधि कर ली, जिसे वेसिन की संधि से नाम वसीन की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले सहायक संधि या वसीन की संधि किसके किस में बीच में हुई थी, तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में, और या लॉर्ड वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय के बीच में कौन सी संधि हुई, तो वसीन की संधि। अगर सहायक संधि ना पूछ के वसीन की संधि पूछ ले तो भी आप बाजीराव द्वितीय और वेलेजली को याद रखिएगा, या सहायक संधि के अंदर पूछ ले कि हाँ सहायक संधि के अंदर जो संधि हुई उस किसको किस संधि के नाम से जानते हैं, तो वसीन की संधि के नाम से। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है पानीपत की तीसरी लड़ाई इसमें से कौन से वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन ए है 1761, ऑप्शन बी है 1771, ऑप्शन सी है 1769, ऑप्शन डी है 1799। तो आपका सही जवाब है क्या, ऑप्शन ए 1761। किसके किस में बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहला था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, जिसमें बाबर जीतता है। दूसरा पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमू के बीच में हुआ था, और इसमें अकबर जीत जाता है। और पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुई, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली लड़ते हैं, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। अगला सवाल देखते हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर से है। भारतीय रंगमंच के अंदर यवनिका का शुभारंभ जो है इसमें से किसके द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन है कुषाण, कुषाण, ऑप्शन बी है शकों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन डी पार्थियनों ने। तो आपका सही जवाब है क्या, यूनानियों ने, ऑप्शन सी। ऐसा माना जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। जो भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दे की अवधारणा है यूनानियों द्वारा पेश की गई थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे? यानी आपसे ये पूछ रहा है कि किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन थे। आपको बताना है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कनिष्क। यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। यहाँ पे चरक के बारे में दिया गया है। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से थे आप देख सकते हैं। कुछ विद्वान थे जैसे वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक और मथारा थे। जिसमें जो चरक थे वो दरबारी चिकित्सक थे किसके? कनिष्क के दरबार के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बक्सर की संधि, ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन सी बंगाल की संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध जो 1765 में हुआ था, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और किसके बीच? अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें जो अंग्रेज़ है वो जीत जाते हैं। जिसके बाद आप देखेंगे अवध के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि होती है जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई है, एक 12 अगस्त 1765 को और दूसरा है 16 अगस्त 1765 की। जो पहला संधि हुआ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, और इस संधि पर शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब जो निज़ामुद्दौला है क्लाइव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। और दूसरा जो संधि हुआ था वो किस के बीच में हुआ था? तो अंग्रेज़ों और अवध का जो नवाब शुजाउद्दौला था उसके बीच में हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा, एक 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765 को। यहाँ पे आप उससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स हैं उसको देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो आपको आई होप कि इसका उत्तर पता हो। आपका ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1854। तो आपका सही जवाब है 1856। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया था वाजिद अली शाह इसका अंतिम नवाब था अवध का, और 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला सवाल देखते हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो आपका सही जवाब है 1871। डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो फ्रैंक फ्रंट की जो संधि है वो किसके किसके बीच हुई थी? फ्रैंको यानी फ्रेंच के बीच में, ठीक है, फ्रांसीसी के बीच में, और जो पर्सिया है उसके अंदर हुआ था। जब युद्ध का अंत होता है तब 10 मई 1871 को फ्रैंक फ्रंट की जो है हस्ताक्षर एक शांति संधि की के रूप में होता है, यानी युद्ध विराम के रूप में होता है। इसके बाद युद्ध ना करने की जो है ना दोनों के बीच कुछ समझौता होता है। इसी को हम लोग जो है फ्रैंक फ्रंट की संधि के नाम से जानते हैं। अगर ये पूछ ले शांति संधि थी या कोई और संधि थी, तो ये एक शांति संधि थी। किसके किसके बीच में थी? तो फ्रांसीसी और पर्सिया के बीच में थी। हमारा अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी शशांक और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी धर्मपाल। डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि कहाँ पे है? भागलपुर बिहार के अंदर है। और उसने एक और विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करवाया, किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का। और
उसने क्या किया, 20 गांव के राजस्व को जो है ना इसके पुनरुद्धार में दान दे दिया था। और आप ये भी याद रखिएगा, जो बख्तियार खिलजी था उसने इन दोनों विश्वविद्यालयों को क्या किया था, नष्ट किया था। तो ये भी याद रखिएगा, सवाल पूछ लेता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। अगला सवाल देखते हैं। सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी हर्यक। तो आपके सही जवाब है क्या, ऑप्शन बी नंदवंश। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब सिकंदर की सेना भारत पे आक्रमण करना चाह रही थी उस टाइम जो है मगध पे नंदवंश का शासन था, जो कि एक काफ़ी विशाल साम्राज्य था। और जब सिकंदर के सैनिकों को पता चलता है कि नदी के उस पार एक बहुत ही विशाल शासक है, तो उनके जो कदम है डर के मारे आगे नहीं बढ़ता है और वहीं से वो लौट जाते हैं। तो आप जो है ये बताइएगा कि वो किस नदी से वापस लौट जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? आपके ऑप्शन है डेरियस, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सेल्यूकस। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ रिलेटेड पॉइंट है। और उसने क्या किया था, चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था। आपका अगला सवाल है, 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पल्लव। तो आपका सही जवाब है क्या, ऑप्शन डी पल्लव। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए। 7वीं शताब्दी में जो महाबलीपुरम के जो 7 पैगोडा मंदिर है उसको किसने बनवाया था, पल्लवों ने बनाया था। ठीक है, मंदिरों का जो निर्माण है पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। इन्हें मामल्लपुरम मंदिर या महाबलीपुरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इसको यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल है उसमें 1984 में शामिल किया गया था। तो ये रहे हमारे आज के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। मैंने उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।